नमस्कार दोस्तों, आपका एपीडी स्किल्स 24 यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम जो भी आईटीआई के बेसिस के ऊपर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो सीटीआई इसका एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीटीएस एग्ज़ाम हो जो कि आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आईटीआई के बच्चों के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम हो, या फिर टेक्निकल हेल्पर के लिए एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पैटर्न्स के ऊपर आते हैं। ये जो आपका पैटर्न है ये निम्मी पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है, तो हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपका जो एक चैप्टर है डीसी जनरेटर, जनरेटर जो होता है वो क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको अपन स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग कौन सा है। ये देखो, जो आपका एक्स है, एक्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि ये इस पॉइंट को रेफर कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, आपके क्या चीज़ हैं, ये कम्यूटेटर नहीं है। ये कम्यूटेटर खंड कहाँ पर है, कम्यूटेटर खंड आपके ये हैं, ये आपके क्या है, कम्यूटेटर रेजर हैं। मतलब कम्यूटेटर से जो तार निकलेंगे वो कहाँ होके निकलेंगे, यहाँ होके निकलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या है, सही आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीसी जनरेटर इसका क्या नाम है। तो डीसी जनरेटर के अंदर जैसे कि देखो, आपको ये जो वायर है, यदि ये केवल एक तार होता तो क्या होता है, सीरीज जनरेटर होता, या फिर ये नहीं होता, ये वाला होता तो ये आपका शंट जनरेटर। बस दोनों है तो क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। मतलब कि क्या है, शंट क्या है, लंबा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशियल। अब इसके अंदर धारा की जो दिशा है वो क्या है, उल्टी है। इसके अंदर आपके इस साइड में जा रही है और इसमें इस साइड में जा रही है, इसलिए ये क्या है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या कहा है, डिफरेंशियल शंट कंपाउंड जनरेटर का है। तीसरा क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। जो भी डीसी जनरेटर होता है उसमें जो ईएमएफ होता है, डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ की दिशा डीसी जनरेटर में देखो किससे प्रदर्शित की जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। मैं आपको बता दूं कि जो राइट हैंड रूल रहता है वो जनरेटर के लिए काम आता है, लेफ्ट हैंड रूल आपका मोटर के लिए काम आता है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से क्या काम आएगा, जनरेटर का नियम काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें आपका जो ऑप्शन ZN पाई अपॉन 60 अपॉन A आता है। मतलब कि आप याद कर लीजिए, फाई ZNP अपॉन 60A, ये इसका क्या है, पर्टिकुलर आंसर। तो ये इसमें कहाँ मिल रहा है, आपका ऑप्शन सी के अंदर मिल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ईएमएफ की गणना हेतु सूत्र के लिए एक डीसी मोटर है। डीसी मोटर की जो ईएमएफ गणना होती है वो किससे होती है, डीसी मोटर के लिए जो अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपका कोई भी मोटर है, हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। डीसी मोटर क्या होती है, इस तरह से डीसी मोटर है। ठीक है, डीसी मोटर के अंदर हमें क्या होता है, अप्लाई करनी होती है, क्या अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब बैक ईएमएफ जनरेट होगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, ई से। ठीक है, तो ई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, V माइनस IA/RA। तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन सी। इसके बाद डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग कौन सा है। ये जो चिन्हित भाग है ये कौन सा रहेगा, आपका पोल शू रहेगा। पोल कोर ऊपर रहेगी, कुंडली इसके अंदर होती है, तो वो ध्रुव की नोक आपकी भी ऊपर साइड में रहेगी। तो ये क्या है, पोल शू है। ये वाली चीज़ क्या है, पोल शू, नीचे से जूता टाइप में, इसे क्या बोलते हैं, पोल शू। जनरेटर का नाम क्या है, ये जो जनरेटर लगा हुआ है वो आपका क्या नाम है इसका। तो इस जनरेटर का नाम है अलग से उत्तेजित जनरेटर। हमने क्या किया हुआ है, इसको सेपरेटली एक्साइटेड किया हुआ है। देखो बीच के अंदर गैप है, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। तो ऐसे जनरेटर क्या कहलाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब कि अलग से जो उत्तेजित होता है वो जनरेटर है। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? जो ये है जनरेटर फील्ड, ये क्या नाम है इस फील्ड का? देखो डायरेक्शन क्या है, लघु शंट यौगिक जनरेटर, लॉन्ग शंट जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कॉम्युलेटर कंपाउंड जनरेटर। तो ये फील्ड के ऊपर है। तो फील्ड यदि सेम लाइन के अंदर है तो कॉम्युलेटिव कंपाउंड होगा, और एक अलग लाइन के अंदर है तो डिफरेंशियल कंपाउंड होगा। तो एक ही लाइन के अंदर है, देखो इसके अंदर डायरेक्शन इस तरह जा रही है, इसमें भी डायरेक्शन क्या है, इस तरह जा रही है और इस तरह बाहर निकल रही है। तो ये क्या है आपका कंपाउंड जनरेटर है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। जनरेटर का सिद्धांत क्या है? जनरेटर किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? कॉक स्क्रू नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ आपका किसके ऊपर चलता है? मोटर के ऊपर चलता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के ऊपर काटता है। मतलब कि विद्युत चुंबकीय नियम क्या है? किसी भी चुंबक को किसी तार के पास में घुमाया जाए तो उसके अंदर, तार के अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाती है। यही क्या है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गतिशील रूप में प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील, जो गति करता है वो क्या होगा? VLV साइन थीटा वोल्ट्स, VLV, ठीक है। वोल्टेज, वेलोसिटी, लेंथ, और इसका क्या है? B आपका जो डेंसिटी है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से की जाती है। इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। इस तरह से उंगलियां बनती हैं, उसके ऊपर एक इस तरह से अंगूठा होता है, तो ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। जनरेटर के भाग का नाम क्या है? ये जनरेटर का कौन सा भाग है? ये आपका क्या है? जनरेटर का योक कहलाता है। मतलब कि जो आउटर बॉडी होती है वो क्या कहलाएगी? योक कहलाएगी। इसके बाद में 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होंगे? तो समानांतर रास्ते कितने होंगे लैप बाइंडिंग में क्या होता है? कितने पोल है? 4। तो ए बराबर क्या होता है? P। पोल कितने हैं? 4। डुप्लेक्स है इसलिए मल्टीप्लाई 2, कितना आ जाएगा? 8। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? C, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर के भाग के नाम बताइए। तो ये जनरेटर का कौन सा भाग है? आर्मेचर, कोर लेमिनेशन है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, पोल्सो लेमिनेशन है, साइड एंड प्लेट्स है। तो क्या है ये? आर्मेचर कोर लेमिनेशन। आर्मेचर का जो कट सेक्शन भाग है वो दिखाया गया है और लेमिनेटेड फॉर्म के अंदर होता है ये। डीसी जनरेटर इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? डीसी जनरेटर में इंटरपोल हमेशा क्या होंगे? आर्मेचर के साथ में सीरीज में जुड़े होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। व्हाट इज एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? अपशिष्ट चुंबक क्या काम करता है आपका? इसके बिना आप वोल्टेज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो अपशिष्ट में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जरूरी है वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। ये नहीं होगा तो आपके जो जनरेशन है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रुश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर डीसी मशीन? मशीनों में कौन से 2 बिंदु जिनमें ब्रुश संपर्क में मापते हैं? तो कौन सा होता है जिसमें ब्रुश के संपर्क से मापते हैं अपन? ब्रुश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, जो ब्रुश होता है और कम्यूटेटर होता है उनके बीच में अपन क्या करते हैं? ब्रुशेज लगाते हैं। जैसे कि आपका कोई भी कम्यूटेटर पार्ट होता है इस तरह से होता है, इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, एक ब्रुश यहाँ लगी होती है, एक ब्रुश यहाँ लगी होती है। इन दोनों के बीच के क्या नापेंगे अपन? प्रतिरोध को नापेंगे, ठीक है। इसके बाद में किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? ये जो एक्स है वो क्या दर्शा रहा है आपका? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, मतलब कितना इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है वो दर्शा रहा है। नेक्स्ट, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ में समानांतर में जुड़ा हुआ है? समानांतर में जुड़ा होगा तो क्या होगा शंट फील्ड आर्मेचर के साथ में? दिमाग लगाओ, ये होगा शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। लॉन्ग शंट नहीं होगा, क्या होगा? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर पटलित है? एक डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर पटलित क्यों होती है? ताम्र हानि को कम करने के लिए।
घर्षण हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, व्यवधान एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। बताओ, बहुत ही सिंपल, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम है, क्यों? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों रखा जाता है? जिससे कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, कम हो। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों नहीं चलाना चाहिए? बताओ, क्योंकि अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए अपन इस क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में नहीं चलाते हैं। यदि घड़ी की दिशा में चलाएंगे तो उसका अपशिष्ट चुंबक क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बताओ, अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, कम्यूटेटर प्रभाव को कम करने के लिए। तीसरा है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए या जनरेटर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो ये होगा आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर घुमावदार क्षतिपूर्ति मतलब कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को क्या कहते हैं, घुमावदार। डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? ये कारण हो सकता है ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक, फील्ड प्रतिरोध कांति प्रतिरोध से ऊपर। क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर यदि फील्ड रेजिस्टेंस होगा तो आपका जो जनरेशन है वो नहीं होगा। ये हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर या उसके नीचे। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका आर्मेचर के समानांतर जुड़ा होगा, इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा होगा। समानांतर में जुड़ा होगा तो क्या होगा आपका, शंट जनरेटर। सीरीज में जुड़ा होगा तो श्रेणी जनरेटर। सीधा सा डीसी जनरेटर ने पोल शू का उद्देश्य किया। पोल शू क्यों लगाया? अभी अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था पोल शू। ये क्या काम करते हैं, आपके गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाते हैं। ठीक है, गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाते हैं, ऐसे रहेगा पोल शू। तो ये क्या करेगा, बहुत दूर तक क्या करेगा, इस शू को फैलाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको पोल शू को निर्माण करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? स्प्लिट रिंग क्यों लगाई जाती है डीसी जनरेटर के अंदर? धारा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, धारा को एक दिशा में भेजने के लिए, कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर के ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जनरेटर की जो ब्रशेज होती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, कार्बन और ग्रेफाइट की बनाई जाती हैं। क्योंकि कार्बन और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है, आपके कुचाल चालक हैं और आसानी से उसके ऊपर मूव कर सकते हैं और घिसते भी जल्दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं? डीसी जनरेटर क्यों खो देते हैं? पहला, बाहर में भारी शॉर्ट सर्किट होने पर, बिना लोड के चलाने पर, बिना रुके चलाने पर रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, रोटेशन की दिशा को बदला जा सकता है कनेक्शंस को उल्टा करके। उससे क्या होगा, इसके जो दिशा होगी वो बदल जाती है और इसमें जो अपशिष्ट चुंबक होता है वो खत्म हो जाता है और अपशिष्ट चुंबक के बिना वोल्टेज बनाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? योक और माध्यम से कैसे पूरा होता है? आर्मेचर जो कोर होती है, ठीक है, कब मैग्नेट आर्मेचर कोर के द्वारा क्या होता है, मैग्नेट सर्किट को कंप्लीट किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है? क्या रीजंस है लोड बढ़ने पर कम क्यों हो जाती है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या करती है तो उसको लॉस ज़्यादा होने लगता है, इस वजह से उसके अंदर वो लोड करंट बढ़ जाती है, वोल्टेज कम हो जाती है। लंबी दूरी की वितरण लाइनों में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती हैं उसके अंदर आपको कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ऐड करते चले जाएं, उससे क्या होगा, नुकसान कम होता है। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि काम में ली जाएगी? ब्रश को बार बार बदलना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। समय को मशीन को गर्म करना, ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है। नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, जब रखा हुआ है तो उसके अंदर हम क्या करें, उसमें गर्म हवा दें। यही बेहतर बनाने के लिए किया जाता है इंसुलेशन को, जिससे कि उसका जो इंसुलेशन है वो बना रहे। अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? यदि अपशिष्ट चुंबक खत्म हो गया तो उस समय कौन सा जनरेटर काम करेगा? कंपाउंड जनरेटर या फिर अलग से उत्तेजित। बताओ, जो अलग से उत्तेजित होगा वो काम करेगा। सेल्फ एक्साइटेड तो हो ही नहीं पाए क्योंकि अपशिष्ट चुंबक है ही नहीं, तो अलग से उत्तेजित जो जनरेटर होगा वही काम करेगा।
आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? आर्क वेल्डिंग, जो वेल्डिंग शॉप होती है वहाँ कौन से जनरेटर लगे होते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर लगे होते हैं। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? ये कम धारा और उच्च वोल्टेज देती है। लैब वाइंडिंग क्या करती है? अधिक धारा कम वोल्टेज देती है। ठीक है। जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? जो तार हमने काम में लिया है कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में, उसका उद्देश्य क्या है? नियत वोल्टेज को बनाए रखना, शून्य स्थैतिक प्रेरित से ईएमएफ बनाना, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, ये भी बिल्कुल नहीं है। धारा दिशा को आसानी से पलटना, इसलिए तार लगाया गया है कि आसानी से धारा को अपन क्या कर सकते हैं? पलट सकते हैं। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस पोल शूज मतलब कि जो पोल शूज रहता है, पोल शूज के बारे में मैंने 2 बार बता दिया है। ये ठोस क्यों काम में लिए जाते हैं? इससे क्या होता है? चुंबकीय पथ में जो रिलेक्टेंस होता है वो कम हो जाता है। यदि पटलित फॉर्म लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? आपका रिलेक्टेंस बढ़ जाता है और उससे चुंबकीय जो लाइनें होती हैं वो कम प्रवाहित होती हैं। तो रिलेक्टेंस कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको ठोस में काम में लेते हैं। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हमेशा जो योग होता है उसको हम क्या करते हैं? रोल्ड स्टील से बनाते हैं। यदि आपका छोटा है तो उसको डलवा लोहे से बना देते हैं, और जो बड़ा जनरेटर बड़ी क्षमता है उनको अपन रोल्ड स्टील से बनाया जाता है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? स्प्लिट रिंग क्या करती है? लगातार आउटपुट आपूर्ति करती है? नहीं, एक दिशा में आउटपुट प्रदान करता है। ये सही आंसर है इसका बी, दैट इज आंसर बी। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? इसमें पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। जनरेटर हो तो भी क्या होगा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज जनरेट होगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं? एसी को डीसी में बनाने के लिए कम्यूटेटर का यूज़ किया जाता है। कम्यूटेटर के बिना एसी को डीसी में और डीसी को एसी में नहीं बदला जा सकता। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है? ये स्लॉट क्यों बनाए गए? ये कुंजी तरीका ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, की जो होती है उसको बैठाने के लिए ये स्लॉट्स किए जाते हैं। ठीक है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? फील्ड कॉइल क्यों लगाई जाती है? फील्ड कॉइल एयर गैप में फ्लक्स बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइज करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करना। आंसर सी इसका राइट आंसर है। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? पोल कोर, जो पोल होते हैं उनके कोर बनाने के लिए अपन किस धातु का उपयोग करते हैं? इसमें अपन कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों पोल कोर स्टेपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? पोल कोर को क्यों डीसी जनरेटर में पटलित किया जाता है? पटलित फॉर्म जहां भी काम में आएगी वो एडी करंट लॉसेस को कम करने के काम आएगी। तो आंसर डी इज द राइट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? उसके अंदर अपन क्या करते हैं? कोई भी रिफाइनिंग वगैरह प्रोसेस जो होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा होता है। इसके अंदर हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? ये मैंने अभी बताया था, थोड़ा सा याद करो। ये क्या करता है? जो आर्मेचर रिएक्शन होती है उसको क्या करता है? कम करता है। और आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है? मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दर्शाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध कांतिक प्रतिरोध का मान ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा डीसी जनरेटर पर? अभी दिखाया था मैंने क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, आउटपुट वोल्टेज सामने से ऊपर है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में क्या रहेगा? विफल रहेगा। जब भी क्रांतिक उससे ऊपर रहता है तो डीसी जनरेटर क्या करता है? वोल्टेज को नहीं बना सकता। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या होगा बताओ? आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कम हो जाता है। ऑप्शन बी। इसके बाद सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 120 कंडक्टर हैं।
1500 आरपीएम की गति से संचालित होते हैं, फ्लक्स पोल बाई वेबर है, उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो क्या होगा, E इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A, इस सूत्र से निकालेंगे। फाई दे रखा है 0.77, जेड दे रखा है 1020, पोल दे रखे हैं 4, जेड एन दे रखी, स्पीड दे रखी है 1500 आरपीएम, 60 दे रखा है। एक कौन सा है, वेव बाउंड के अंदर क्या होता है, हमेशा 2 लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा इंटरपोल वाइंडिंग्स को क्या करेंगे, काम में लेंगे, या फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। तो 2 चीज़ें हैं, इंटर कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपके आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है, और जो इंटरपोल है वो आपके कम्यूटेशन को कम करने के लिए काम में लेंगे। ये ध्यान रखना, ये आपके आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए और ये आपके कम्यूटेशन को कम करने के लिए। इसके बाद डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। फिर वापस से वही क्वेश्चन रिपीट, अपने अपशिष्ट चुंबक को क्या कर देगा, ये खो देगा। बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है बार बार। नेक्स्ट है, पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। वही फॉर्मूला लगाना है आपको, आरपीएम दे रखा है, लैब बाउंड है, कंडक्टरों की संख्या 600 है और पोल फ्लक्स क्या है 0.64। तो वो इस फॉर्मूला लगेगा, E बराबर 5ZNP अपॉन 60A। तो फाई की वैल्यू रखो कितनी, 0.064, जेड कितना है 600, एन कितना है 1000 और पोल कितने हैं 4 पोल हैं, ठीक है, कितने पोल हैं 4 पोल हैं। तो 4 पोल है 60 और ए बराबर क्या होगा, ए बराबर जो पी होगा वही लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर ए बराबर पी होता है और वेव वाइंडिंग के अंदर ए बराबर क्या होता है 2। तो इस चीज़ को सॉल्व करना आप, तो जो इसका आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा 640। तो 640 इसका राइट आंसर रहेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन डीसी जनरेटर। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या, यदि डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग हो रही है तो उसका क्या रीजन हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल नहीं। आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ये भी बिल्कुल नहीं। एमएनए और जीएनए स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी आर्मेचर है तो ये आपका जीएनए में, तो इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो एक एमएनए होती है एक जीएनए होती है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और आपके मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है ना, तब आपकी क्या होती है, स्पार्किंग जनरेट होती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, जीएनए और एमएनए की स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये था डीसी जनरेटर के ऊपर सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किया है ब्रीफली। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेगा। और जो आईटीआई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण है। आप इस वीडियो को देखें, इसमें से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी निमित पोर्टल से आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यदि चैनल और आपको अच्छी वीडियो चाहिए आईटीआई से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि उनको भी उसका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।